करीब 14 साल पुरानी बात है। साल 2011 में एक लड़का जो कि रोहतक की शिवाजी कॉलोनी में टहल रहा था, इसी बीच में कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया, यानी कि ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिया। और जैसे ही उस लड़के की हत्या कर दी जाती है, उसके शव को एक बोरी में पैक किया जाता है और पैक करने के बाद रेलवे लाइन के पास एक गड्ढा होता है, वहां पर फेंक दिया जाता है। हालांकि परिवार वालों ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की, उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन वो कानून के साथ ऐसी लुका छुपी करते हैं कि आखिरकार वो लोग बाहर निकल आते हैं। इस घटना को 14 साल का समय बीत जाता है। 14 साल के बाद इसी घर में एक और हत्या हो जाती है। हत्या होती है उसकी बहन की, और जैसे ही उसकी बहन की हत्या होती है, उसके लाश को एक सूटकेस में भरकर फेंक दिया जाता है, जैसे भाई की लाश को एक बोरी में रखकर फेंक दिया जाता है। ये मामला सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाता है कि देश भर में इस सूटकेस के अंदर जो लड़की मिलती है उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। दरअसल आज की कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लड़की की हत्या क्यों हुई, क्या है उसकी हत्या का असली कारण। इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है रोहतक। रोहतक की ही ये सच्ची घटना है। दरअसल रोहतक दिल्ली हाईवे के किनारे एक छोटा सा कस्बा लगता है, नाम है सांपला। सांपला कस्बे में जो हाईवे गुजर रहा है उसके पास रोडवेज बस स्टैंड है, और बस स्टैंड के बराबर में जो यह हाईवे है उसकी सर्विस लाइन पर एक सर्विस रोड के बराबर में एक बाउंड्री बाउल है। बाउंड्री बाउल के बराबर में ही एक जो सूटकेस रखा हुआ है, और सूटकेस पे आते जाते लोगों की नज़र पड़ रही थी। 1 मार्च 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का वाकया था। लोगों ने एक दूसरे से कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पर किसी की का ये बैग है, छूटा हुआ है, लेकिन नया बैग है, ऐसे कैसे रखा जा सकता है। जैसे ही पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, और पुलिस ने आकर उस सूटकेस को जैसे ही खोला तो पता चला कि उसके अंदर एक लड़की को ऐसे जैसे कि अब बिल्कुल फिट कर दिया है, उसके अंदर जैसे हाथ पैर तोड़ के उसके अंदर सेट कर दिया हो। और जब उस लड़की के बारे में पहचान करने की कोशिश की, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था, होठों से खून बह रहा था, इसलिए कई घंटे लग जाते हैं ये पहचानने में, ये जानने में कि आखिरकार लड़की कौन है। और जैसे ही उस लड़की का नाम सामने आता है, लगभग 22-23 साल के आसपास की उम्र रही होगी, नाम हिमानी नरवाल। हिमानी नरवाल का नाम जैसे सामने आता है, सोशल मीडिया पर यह फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल साल 2023 में राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, तो इसी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर अलग अलग, चाहे फिल्मी हस्तियां हों या फिर बहुत मशहूर चेहरे हों या फिर अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग हों, इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रहे थे। और इसी बीच में हिमानी नरवाल, जो कि हरियाणवी पोशाक में थी, उसके जो हरियाणी वेशभूषा में थी, तो शायद कुछ इस तरह से लोगों ने सोचा होगा कि राहुल गांधी के साथ जब ये लड़की चलेगी तो हरियाणा की जो वेशभूषा है, उसका जो कल्चर है, वो भी पूरे समाज में, पूरे हिंदुस्तान में जाके पहुंचेगा। और जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। हिमानी नरवाल जब राहुल गांधी जी से मुलाकात करते हैं तो उसके बाद फिर उनका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। अब इसके बाद इस लड़की की पहचान जगह जगह बनने लगती है, लोग उसको पहचानने लगते हैं। सोशल मीडिया पर ये लड़की छाई रहती है। अब चाहे कुमारी शैलजा का प्रोग्राम हो, या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम हो, या रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम हो, अक्सर प्रोग्रामों में हिस्सा लेना, खासकर कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम थे उनका हिस्सा बनना, सोशल मीडिया पर पोस्टों को अपलोड करना, सोशल मीडिया पर अपना आप को हाईलाइट करना, इस तरह से चलता रहता था। और एक दिन फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते एक लड़का एक सामने टकराता है, और लड़के का नाम होता है सचिन। सचिन जो कि अपने माँ बाप का इकलौता होता है, उसकी बहन होती है, उसकी शादी हो चुकी होती है। सचिन की भी हालांकि प्रेम विवाह हो चुका था, दोस्त को बच्चे होते हैं। वो रहने वाला होता है बहादुरगढ़ का एक गांव लगता है खैरपुर, और खैरपुर के पास में ही एक गांव लगता है कनौदा। कनौदा में वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। अब इस लड़का यानी कि सचिन की हिमानी से बातचीत शुरू हो जाती है, और बातचीत का दायरा जब लगातार बढ़ने लगता है, अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब इस घटनाक्रम से लगभग 6 से या 8 महीने पहले की बात है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दरअसल साथ इसलिए भी रहने लगते हैं, कभी भी रोक टोक थी नहीं। लड़की के जो एक भाई होता है, उसके साल 2011 में मर्डर हो जाता है। उसके बाद उसकी माँ और उसका छोटा भाई वो दिल्ली जाके बीएसएफ कैंप में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि भाई की हत्या के बाद पिता ने साल 2014 में अपने जीवन लीला समाप्त कर ली थी, और माँ अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। उसे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो, और जैसे उसके बेटे को नुकसान पहुंचा है, वैसे कहीं उसके छोटे वाले बेटे को नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए अपने बेटे को लेकर वो दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। अब यह जो बेटी है वो पुश्तैनी मकान, जो कि रोहतक के विजय नगर कॉलोनी में लगता है, वहां पर रहने लगती है। जब तक नानी जिंदा थी तब तक तो वो नानी के साथ ही रहती थी, लेकिन नानी का जब इंतकाल हो जाता है, खत्म हो जाती है, तब ये लड़की अकेली रहती है। और सचिन का इस घर में बेरोक टोक आना जाना चलता रहता है। और यदि मीडिया रिपोर्ट की माने तो इन दोनों के बीच में
फिजिकल रिलेशन में बन जाते हैं। और इस लड़की ने इस फिजिकल रिलेशन में बने होने का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और इस लड़के को लगातार प्रेशराइज करती थी, पैसे वसूलने के लिए कोशिश किया करती थी। और इस बात को लेकर इन बीच में इनके कहासुनी भी होने लगती थी। लगातार बताया जाता कि 3 लाख रुपए के आसपास ये लड़का सचिन से पैसे लिए जा चुके थे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की इस बात को पुलिस बिल्कुल नकार रही है, खासकर मां भी नकार रही है। मां का यह कहना है कि सचिन की हालत तो इतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन उसकी बेटी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और उसके बावजूद भी अगर इस तरह के मीडिया में रिपोर्ट चल रही है तो बिल्कुल गलत है। हालांकि पुलिस भी इस रिपोर्ट को बिल्कुल सिरे से नकार रही है, लेकिन और कोई थ्योरी भी नजर नहीं आती है। पैसे के लेन देन की बात थी 27 फरवरी 2025 को, जब ये अपनी मां के साथ शाम 4 बजे तक थी, क्योंकि मां के साथ पहले ये कुंभ के मेले में स्नान करने जाती है। उसके बाद दिल्ली एक रात रुकते हैं और 25 तारीख को वापस ये अपने घर से यानी कि दिल्ली से सीधा पहुंच जाते हैं रोहतक के विजयनगर में। विजयनगर में माँ शाम 27 तारीख 2025 की शाम 4 बजे तक माँ साथ रहती है। और इसी बीच जब माँ यहाँ से चली जाती है तो माँ ये खुद कहती है कि माँ कल मेरा हो सकता है नंबर ना मिले, क्योंकि यहाँ शहर में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए मैं उसमें बिजी रह सकती हूँ। अगर मेरा फोन ना मिले तो परेशान मत होना। बेटी तो अपनी माँ से ये बात कहती है और माँ इस बात पर बेफिक्र हो जाती है। और माँ के जाने के 1 घंटे बाद ही सचिन की एंट्री हो जाती है, वो लड़का जो फेसबुक पर इसको मिला था। और उनमें दोनों में बातचीत, क्योंकि वो पहले भी आता रहा है इसलिए इस बार आने पे कोई इसकी पाबंदी थी नहीं। दोनों के बीच में किसी बात को कहाँ सुनी हो जाती है। वही मोबाइल का चार्जर रखा हुआ था और चार्जर से उसने उसका गला घोंटने की कोशिश की, तो इस बीच में उन दोनों के बीच में हाथापाई भी होती है। लेकिन तब तक उस मोबाइल के चार्जर की लीड को तब तक खींचता रहता है जब तक हिमानी नरवाल की मौत नहीं हो जाती, यानी कि वो मर नहीं जाती है। अब ये इत्मीनान कर लेता है, तसल्ली हो जाती है कि ये मर चुकी है। तब उसने उसके घर में रखे हुए उसकी जो उसके जेवरात थे, लाखों रुपए की जेवरात उसने पहने हुए थे, चाहे वो सोने की अंगूठी हो, लैपटॉप हो, चैन हो, या फिर उसकी और भी कुछ सामान हो जो कीमती सामान थे, उन सामानों को वो यहाँ से समेटता है। समेटने के बाद अपने बहादुरगढ़ खैरपुर जो गांव लगता है उसके और उसकी जहाँ दुकान है वहाँ पहुँचता है स्कूटी से। लगभग 41 किलोमीटर के आसपास का सफ़र करता है। जाने के बाद उस सामान को सेट कर देता है, छुपा देता है या कहीं दे देता है। अब यहाँ से उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर लाश के बारे में पता चलेगा तो देर से वो पकड़ा जुड़ जाएगा, इसलिए वापस उसी रास्ते पर जाता है। स्कूटर जब गया था लेके 27 तारीख की ही रात को, और स्कूटर ले जाने के बाद सीधा उस लड़की के घर पहुंचता है। उस लड़की को घर में ही रखा हुआ एक सूटकेस होता है जो उस लड़की कभी कभी उसका इस्तेमाल करती थी, कहीं आती जाती थी तो उसमें अपने कपड़े वगैरह रखती थी। वो नहीं जानती थी कि जिस सूटकेस में वो कभी कपड़े रखती है तो उसमें कभी उसकी भी लाश रखी जाएगी। उस लाश को उसके सूटकेस में सेट करने के लिए उसके हाथ पैर तोड़ने की जरूरत पड़ी, तो उसने तोड़ा मरोड़ा और उसके अंदर सेट कर दिया। अब उसके बाद उसने यहां से सूटकेस को उठाता है सचिन। उठाने के बाद एक ऑटो पकड़ता है, ऑटो वाले से कहता है कि मुझे आगे चलना है। अब कोई भी इस बात से अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसके अंदर लाश है, और ऑटो में रख के उसे लगभग 26 किलोमीटर का सफर तय करता है। सफर तय करने के बाद एक कस्बा लगता है रोहतक जिले के अंदर, सांपला बस स्टैंड के पास पहुंचता है। उसे ऑटो वाले को पैसे देता है, कहता है कि तुम जाओ। ये सर्विस मार्ग जो है उसके बिल्कुल बराबर में ही एक बाउंड्री बॉल है जो कि शायद किसी रेलिंग वगैरह से हो रही है। उसकी झाड़ियों में उसकी जो फूलों की जो पेड़ पौधे हैं उसमें ही वो उस लाश को रख देता है, छुपा देता है। अब पुलिस के पास मामला पहुंचता है। जब ये 1 मार्च 2025 को लाश मिलती है, उसके बाद पुलिस इस मामले की जांच इसलिए भी तो बहुत तेजी से करने लगती है। हालांकि वहां पर शहर के यानी कि नगर निकाय के चुनाव चल रहे थे। पुलिस ने बड़ी शिद्दत ईमानदारी से काम किया और बहुत कम समय में लगभग 36 घंटे में सचिन को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेजा जा रहा है, कोर्ट से रिमांड ली जा रही है। लेकिन अभी पुलिस सही बात कहने को तैयार नहीं है कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो वो पैसे का लेन देन और इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी थे, वो उसमें कितना सच है कितना नहीं वो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जो कातिल है वो अकेला था और उसने ही पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, ऐसा पुलिस कह रही है। और लड़की जो कि इसके चक्कर में आ चुकी थी, जबकि पहले से ही लड़का सचिन शादीशुदा होता है, प्रेम विवाह किया था, 2 बच्चों का बाप भी होता है। फिलहाल पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो इसमें 8 टीमें लगाई थी और एसआईटी का गठन किया था। और लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में जो पड़ने वाले कैमरे थे, जितने भी कैमरे थे, उन कैमरों से मैं जब देखना शुरू किया है तब जाकर एक लड़का बैग ले जाता हुआ दिखाई दिया। उसी कद काठी के आधार पर यह पता किया गया था कि ये लड़का है कौन, तो वो सचिन था। सचिन अब जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगा। और इस लड़की के भाई का लगभग 14 साल पहले मर्डर हो जाता है और साल 2014 में भाई के मर्डर के लगभग 3-4 साल के बाद पिता ने भी अपनी जान दे दी थी। घर में ऐसा बिखराव फैला कि माँ ने अपनी बेटे की जान बचाने के लिए बेटे को साथ दिल्ली लेके चली जाती है, लेकिन बेटी पुश्तैनी मकान में रहती है और उसकी जिंदगी की लीला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते-जाते